Hello everyone. Today we start our part A, second volume, and the chapter is company account issue of share. तो इस वीडियो में आज हम इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके टर्म फर्स्ट का चैप्टर्स भी है और इस चैप्टर में से MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसकी वेटेज मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर जो इशू ऑफ शेयर है, इसमें से 12 मार्क्स का MCQ बनता है। 12 मार्क्स के MCQ आएंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 MCQ आएंगे, क्योंकि 1 मार्क ईच है। तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अकेले इस चैप्टर में से 12 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। जबकि पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें 3 चैप्टर्स हैं, उसमें से 18 मार्क्स का मिलेगा। और इसके बाद जो 2 चैप्टर्स होंगे जो पार्ट बी के हैं, जिनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है और अकाउंटिंग रेशियो है, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला यही वो चैप्टर है जो कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला है। इशू ऑफ शेयर सबसे सिंपल चैप्टर्स है, आज हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट्स है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन बताई है कि कंपनी क्या होती है, उसकी इंफॉर्मेशन बताई है कि कंपनी के बारे में, कंपनी होती क्या है और उसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में यही जान लेते हैं कि कंपनी क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ए कंपनी इज ए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। एंड विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ। इसकी जो खासियत है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये क्रिएटेड बाई लॉ है। इसे लॉ ने क्रिएट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे कहते हैं विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीन्स है इसकी एग्जिस्टेंस इसके ऑनर से अलग है। इसके ऑनर्स, इसके एम्प्लॉय को कुछ भी हो जाए, इसका सक्सेशन हमेशा बना रहता है। ये अपने में एग्जिस्ट हमेशा रहती है। नेक्स्ट है एंड अ कॉमन सील, और इसकी अपने आप में एक कॉमन सील भी होती है। तो ये इसका मीनिंग है कि एक कंपनी है जो कि एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल, जो कि एक आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है और क्रिएटेड बाई लॉ है। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मीन्स ये हो गया कि इससे जब इसका निर्माण होता है, जब कोई कंपनी बनती है, तो इसके इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारा टाइम लगता है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तब कहीं जाके कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है और इसे लॉ ने क्रिएट किया है। इसलिए ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन हम जैसी नहीं है, बट पर्सन है, आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड बाई लॉ है। ठीक है, और इसकी अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि लॉ की नज़र में ये अपने आप में एक पर्सन है। जैसे कि नेचुरल पर्सन होते हैं, ऐसे ही ये भी अपने आप में एक पर्सन है। इसके अंडर में काम करने वाले लोग और इसके ओनर, वो अपने आप में अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं और कंपनी अपने आप में अलग एग्जिस्टेंस रखती है। इसलिए इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, लीगली इसलिए है क्योंकि क्रिएटेड बाई लॉ है। आगे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कंपनी के ओनर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर उनकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो इस उनके इंसॉल्वेंट होने पर, उनके
डेथ होने पर इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये परपेचुअल सक्सेशन बोली जाती है। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील की बात कर लेते हैं। कॉमन सील क्यों है? एक कंपनी में कॉमन सील भी होती है। जैसे कि एक नेचुरल पर्सन अपने साइन करता है तो वो तो नेचुरल पर्सन है, अपने साइन कर लेगा, लेकिन कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन उसे साइन कैसे किया जाएगा, वो कंपनी साइन कैसे करेगी? तो कंपनी की एक मोहर बना दी जाती है जिसे हम स्टैंप बोल सकते हैं। ये मेटल की होती है। उस मेटल की स्टैंप को ही हम कॉमन सील बोलते हैं। ये कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, जो कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट जिन पर कंपनी के सिग्नेचर की नीड होती है उस पर ये कॉमन सील लगा दी जाती है, जिसे ये माना जाता है कि कंपनी ने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन सील बोलते हैं। तो फुल डेफिनेशन क्या है? एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ होती है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन के साथ ही साथ उसके पास अपनी एक कॉमन सील होती है जिसे हम सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये थी कंपनी की मीनिंग तो हमने समझ लिया। अब कंपनी की डेफिनेशन समझते हैं, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20 में दी गई है। तो इस पे भी MCQ बन सकता है कि ये डेफिनेशन किस में दी गई है। तो आपको ये याद रखना होगा, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20 में ये डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, क्या है? कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20 में क्या डेफिनेशन है? ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, यानी कि कोई कंपनी जो कि इस एक्ट के अंडर में इनकॉर्पोरेटेड हुई हो और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और इस 2013 से पहले जो कंपनी लॉ थे उनमें इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, यानी कि बनी हो। ठीक है ना? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपनी। तो ये कंपनी एक्ट की डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया है कि कंपनी क्या है? कंपनी वो होती है जो इस एक्ट के अंडर में इनकॉर्पोरेटेड हुई है या इससे पहले एनी प्रीवियस लॉ के अंडर में इनकॉर्पोरेटेड हुई हो। इससे पहले जो कंपनी एक्ट चलता था उसे बोलते थे कंपनी एक्ट 1956, और 1956 से भी पहले कई सारे एक्ट थे, उनके अंडर में यदि कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो वो कंपनी है। तो हमने कंपनी एक्ट 2013 की डेफिनेशन तो समझ ली, बड़ी सिंपल थी। इसके बाद कुछ 1-2 डेफिनेशन और हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं क्योंकि MCQ में इनका आने का चांसेस रहता है। तो देखिए क्या है LH हैने, ये एक प्रोफेशन है, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है कंपनी की। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जब हम कंपनी का मीनिंग समझ रहे थे तो समथिंग ऐसा ही कुछ रीड कर रहे थे। तो ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मीन्स हम समझ चुके हैं, विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको बाई हार्ट लर्न कर लेनी है। ये LHNA की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है लॉर्ड जस्टिस लिंडले। लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने क्या डेफिनेशन दी है? इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ, या तो पैसा कंट्रीब्यूट करती है एसोसिएशन या मनी वर्थ, या पैसे के बदले कोई चीज़ इन्वेस्ट करती है एसोसिएशन, टू अ कॉमन स्टॉक, एक कॉमन स्टॉक में, जो कि एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस, और जो कॉमन स्टॉक है उसे किसी कॉमन पर्पस के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। तो ये भी आपकी डेफिनेशन किसकी है? लॉर्ड जस्टिस लिंडले की। तो ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि एक कंपनी में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन के बाद आता है कंपनी के फीचर्स, यानी कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं।
कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसमें कुछ ना कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो उन करेक्टरिस्टिक्स को हम 1 बाय 1 रीड करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू इनमें से भी आ सकता है। तो रीड करते हैं कि कंपनी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जब हम मीनिंग रीड कर रहे थे तो उसमें सबसे पहला यही था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मीन्स होता है ये क्रिएटेड बाय लॉ होता है, बट जब इसे बना रहे होते हैं कंपनी को तो कई सारी प्रोसेस को फॉलो करके जब इसको इनकॉर्पोरेटेड मीन्स तब हम इसको क्रिएट कर पाते हैं। तो देखिए, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच कम्स into existence through the process of law, through the process of law। तो process of law के थ्रू ये existence में आती है, इसलिए ये incorporated association होती है, incorporated person होती है। That is after being registered under the Company Act 2013, यानी जब तक कि कोई कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगी, कंपनी एक्ट 2013 में जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक वो कंपनी बन ही नहीं सकती है। तो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होने के लिए उसे कई सारी लॉ की प्रोसेस को फॉलो करना होता है जब वो एग्जिस्टेंस में आती है, तो इसलिए कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन कैसा है? देखिए, पर्सन हु आर विलिंग टू कैरी ऑन अ बिजनेस, वो पर्सन जो एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, कम टुगेदर वॉलंटरली टू फॉर्म अ कंपनी। तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ आते हैं और एक कंपनी को फॉर्म करते हैं, इसलिए ये वॉलंटरी एसोसिएशन भी होती है, क्योंकि उन्हीं ने चाहा था कि एक बिजनेस बनाए और उस बिजनेस को कंपनी के थ्रू वो रन कर रहे होते हैं, इसलिए इसे वॉलंटरी एसोसिएशन भी बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड फीचर्स पे। थर्ड फीचर्स इंपॉर्टेंट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट क्यों है? और लीगल एंटिटी तो होगी ही क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है, बट सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो कि इस कंपनी को जो लोग बना रहे होते हैं उनका और कंपनी का एग्जिस्टेंस, उनकी एंटिटी अलग अलग होती है, सेपरेट होते हैं। तो बोथ आर नॉट सेम, जैसे कि फर्म और पार्टनरशिप फर्म में उसके ओनर और पार्टनरशिप फर्म को सेम बोलते हैं, माना जाता है कि वो दोनों एक ही हैं, बट कंपनी के अंडर में ऐसा नहीं होता। कंपनी को बनाने वाले या इसके मेंबर, इसके ओनर, उनकी एंटिटी अलग होती है और कंपनी अपने आप में सेपरेट होती है। तो देखते हैं, रीड करते हैं। एक कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट में रहती है, अलग रहती है। हु हैव फॉर्म्ड इट, जिन्होंने इसे बनाया है उनसे इसका अस्तित्व अलग होता है। Thus it can enter into contract, इस प्रकार ये अपने नाम से, यानी कंपनी अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। एंड ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है अपने नाम से। और नेक्स्ट है कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस अपने नाम से चला भी सकती है। श्यू और बी श्यूड, श्यू और श्यू बी श्यूड का मीन्स हो गया, श्यू मीन्स केस चलाना, और कंपनी पर कोई केस चला भी सकता है और कंपनी भी किसी पर केस कर सकती है। केस करना और केस उस पर कंपनी पर करना, कंपनी अपने नाम से केस भी कर सकती है और कंपनी पर भी कोई केस कर सकता है। यानी कि अगर कोई कंपनी पे केस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ओनर पे केस किया गया है, वो कंपनी पे केस किया गया है। तो श्यू और टू बी श्यूड। द बिजनेस अंडरटेकन एंड वर्किंग ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी के जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। तो ये 2 मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी के, इन्हीं के थ्रू कंपनी रेगुलेटेड होती रहती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या नोटेड है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या नोटेड है, उन्हीं के अकॉर्डिंग एक कंपनी एक्ट करती रहती है।
और टाइम टाइम पर कंपनी एक्ट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होते रहते हैं। तो इस तरीके से कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट फीचर्स है कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी के लिए ही सभी लोग कंपनी बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं। क्यों? जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, क्योंकि बिजनेस वहाँ पर भी हो रहा होता है और यहाँ पर भी हो रहा है, बट वहाँ पर बिजनेस की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है, वहाँ पे ओनर और फर्म को एक ही माना जाता है, इसलिए वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बट कंपनी के केस में क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी के जो ओनर होते हैं और कंपनी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए यहाँ पर लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। तभी सभी कंपनी के नेम के पीछे लिमिटेड वर्ड ऐड होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी कंपनी कैसी है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली है। ठीक है ना? तो समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटी क्या है। देखिए, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स मीन्स ओनर्स। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड होती है टू अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द शेयर सब्सक्राइब्ड बाई ईच ऑफ देम। यानी कि केवल उतनी ही लायबिलिटी होती है जितने उसने शेयर सब्सक्राइब्ड कर रखे हैं, और उन सब्सक्राइब्ड शेयर पर जितनी अमाउंट रह गई है बस उतनी ही लायबिलिटी के लिए वो लायबल होते हैं, अदरवाइज वो किसी और लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होंगे। तो दैट इज, जैसे एग्जांपल दिया है, इफ ऑन अ शेयर ऑफ ₹100, यदि कोई शेयर 100 रुपीज़ का है, एक शेयर होल्डर हैज़ पेड 60 और उसने 60 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है। अगर कोई ओनर ने एक शेयर खरीदा और उस शेयर की फेस वैल्यू है 100 और उस 100 में से उसने 60 पे कर दिया है, तो केवल और केवल वो मेंबर 40 रुपीज़ देने के लिए लायबल होगा, इससे ज़्यादा वो कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। तो बोलते भी हैं देन ही विल बी लायबल टू पे ओनली 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ पे करने के लिए लायबल होगा। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है केवल शेयर की ही लायबिलिटी होती है, इसलिए ऐसी कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बोलते हैं, जो कि अपने शेयर से लिमिटेड रहती है। तो ये भी इसकी एक फीचर्स है कि यहाँ पर ओनर को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीन समझते हैं क्या है। सिंस कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, और अपने शेयर होल्डर से अलग रहती है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई डेथ। इसके मेंबर की डेथ हो जाए तो ये अफेक्ट नहीं होगी, लूनेंसी हो जाए, इसका मेंबर बैंकरप्सी हो जाए, तो इसके मेंबर यानी शेयर होल्डर को कुछ भी हो जाए बट इसके एग्जिस्टेंस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ये निरंतर चलती रहती है। परपेचुअल सक्सेशन का मीन्स ये निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसके मेंबर डेथ हो जाए, चले जाएं, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ओके। नेक्स्ट फीचर इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? एक कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं होती तो वो साइन भी नहीं कर सकती। कंपनी को कई सारे साइन करने हो तो वो क्या प्रोसेस फॉलो करेगी, इसीलिए कॉमन सील को बनाया गया है। कंपनी अगर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना चाहे तो कंपनी उन डॉक्यूमेंट पर अपनी सील को उनके डायरेक्टर के थ्रू प्रेस करवा दिया जाता है, मीन्स साइन करवा दिए जाते हैं। तो समझते हैं कॉमन सील क्या होती है। कॉमन सील मीन्स कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। ओके, ये डॉक्यूमेंट साइन तो कर नहीं सकती क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है। सो फॉर दिस ए कंपनी इज प्रोवाइडेड विद अ लीगल टूल, यानी कि कॉमन सील को हम क्या बोलते हैं? एक लीगल टूल होता है कॉल्ड कॉमन सील। द कॉमन सील इज अफिक्स्ड ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स।
और क्या करती है कंपनी की जो कॉमन सील है उसे लीगल डॉक्यूमेंट पे अफिक्स कर दिया जाता है एंड बोनाफाइड ट्रीटेड एज द साइन ऑफ द कंपनी, और ये माना जाता है कि कंपनी ने अपने जो प्रमाणिक साइन थे वो कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सील के थ्रू ऐसा हो पाता है। कॉमन सील एक मेटल की बनी हुई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डॉक्यूमेंट के दोनों तरफ रखकर प्रेस कर दिया जाता है, तो इस तरीके से कॉमन सील एम्बॉस कर देती है उस पेपर को जिस पे ये कॉमन सील लगती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक कंपनी अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, डिपेंड करता है कंपनी किस टाइप की है। तो देखिए, एक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, कंपनी अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल रखती है विदाउट रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्रीली अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट विद रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो सम रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके अंडर में ही एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र भी कर सकती है, ये भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट फीचर है मे इश्यू और बी इश्यूड। कंपनी पर केस चलाया भी जा सकता है और कंपनी केस भी चला सकती है। अगर जब भी कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वी इश्यूड उस पर केस चलेगा, क्योंकि जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया होगा कंपनी ने, वो कंपनी पे केस कर सकता है, मे वी इश्यूड। और अगर कंपनी का किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो कंपनी भी उस पर्सन पर अपने नाम से श्यू कर सकती है, केस चला सकती है। तो इसका सेंस यही है केस चलाने का मतलब। ठीक है ना, लीगल एक्शन लेना, कंपनी अपने नाम से लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, और कंपनी पर भी कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है बाई इट्स नेम्स। ओके, नाउ नाइन्थ, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। हमने देखा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं उनको मैनेज कौन करता है, ओनर ही मैनेज करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है तो वो सिंगल पर्सन आसानी से अपने बिजनेस को मैनेज कर लेता है, और पार्टनरशिप फर्म में भी लिमिटेड ही होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं, 50 ओनर होते हैं, वो भी सिंपली मैनेज कर लेते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को। बट कंपनी के केस में क्या होता है कि इसके ओनर अनलिमिटेड होते हैं। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, अनलिमिटेड मीन्स लाखों करोड़ों हो सकते हैं, ठीक है, एक कंपनी के ओनर। लेकिन अब मैनेज करने वाली बात है, तो जितने भी मेंबर हैं क्या वो सभी के सभी मैनेज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि उन्हीं मेंबर्स में से इलेक्शन कराकर कुछ मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग कुछ मेंबर्स को, कुछ ओनर को सेलेक्ट कर लिया जाता है, और वही लोग कंपनी के एज अ ओनर कंपनी को मैनेज करते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, अंशकालिक होते हैं कुछ, हाफ टाइम डायरेक्टर, इस तरीके से। तो ये वही पर्सन होते हैं जो कंपनी के ओनर हैं और जिन्हें इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किया गया है, इलेक्ट कर लिया गया है। तो समझते हैं मैनेजमेंट एंड इट्स ओनरशिप। ए कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाई ऑल द मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब ओनर, ओनर मतलब शेयर होल्डर। सभी शेयर होल्डर मैनेज नहीं कर सकते हैं। वट बाई देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो उन्हीं में से एक रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिया जाता है, चुनाव होते हैं, इलेक्शन के थ्रू उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, और वही कंपनी को मैनेज करता है। तो ये थे कंपनी के फीचर्स। ठीक है, आज हमने कंपनी का मीनिंग रीड कर लिया, उसकी कुछ डेफिनेशन रीड कर ली, और कंपनी के फीचर्स रीड कर लिए। ठीक है, सो नाउ अब समझते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। सो काइंड्स ऑफ कंपनी में 3 टाइप्स की कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो इनके बारे में जल्दी से समझते हैं कि 1 पर्सन कंपनी में कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, एंड फिर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में। तो इन्हें कंपैरिजन बेस पे हम रीड करने वाले हैं, कंपैरिजन बेस पे ही आपको लर्न कर लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है जिसे हम शॉर्ट में OPC बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी। ये है प्राइवेट कंपनी और ये है पब्लिक कंपनी। सबसे पहला जो बेस रहेगा हमारा वो है नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का मीन्स हो गया इसके ओनर, कितने ओनर हो सकते हैं। तो सबसे पहले
वन पर्सन कंपनी का मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर, यानी कि केवल ओनली वन, क्योंकि वो वन पर्सन कंपनी है तो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर भी एक ही होगा। तो वन पर्सन कंपनी में वन ही पर्सन ओनर हो सकता है उसका, ठीक है, और एक ही पर्सन मेंबर हो सकता है। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 200, यानी कि मिनिमम तो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अब पब्लिक कंपनी में आते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 7 और मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड। इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, ठीक। नेक्स्ट बेस चलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो वन पर्सन कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है? नॉट एप्लीकेबल। यहाँ तो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि वो अपने शेयर पब्लिक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन अंडर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कंपनी फ्रीली, पब्लिक कंपनी फ्रीली अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्या कहता है? इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती है कि वो आए और उसके शेयर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए, वन पर्सन कंपनी इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, ये किसी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कर सकती है क्या? सो इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, ये भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी, सो इसे प्रोस्पेक्टस की नीड होती नहीं है। सो नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिकॉज इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी इट कैन इनवाइट पब्लिक, ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो पब्लिक कंपनी में तो पब्लिक को इनवाइट किया जा सकता है शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, एंड इसमें प्रोस्पेक्टस की नीड होती है, सो प्रॉपरली प्रोस्पेक्टस इशूड भी किया जाता है। सो प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ में, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन कौन सी कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रिपरेशन कराती हैं? फर्स्ट, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के केस में आर्टिकल एसोसिएशन रिक्वायर्ड होता है, बट स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है वन पर्सन कंपनी के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए भी कंपल्सरी है, इट इज़ कंपल्सरी टू हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए भी कंपल्सरी है कि ये भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएगी, ठीक है। वहाँ पर स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसा बनता है वैसा। नेक्स्ट, इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव आर्टिकल्स, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस द प्रोविजंस ऑफ टेबल F ऑफ कंपनी एक्ट सेल अप्लाई। तो पब्लिक कंपनी में ये कंपलसरी नहीं है कि पब्लिक कंपनी अपना आर्टिकल एसोसिएशन बनाए, बट अगर कोई पब्लिक कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो कंपनी एक्ट की टेबल F में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगा हुआ है, बना हुआ है ऑलरेडी, वो एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं डायरेक्टर की, कि मिनिमम डायरेक्टर वन पर्सन कंपनी में कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में एंड पब्लिक कंपनी में। तो बात करते हैं सबसे पहले वन पर्सन कंपनी की। वन पर्सन कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। मिनिमम डायरेक्टर चाहिए 1। एक वन पर्सन कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 1 और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं 15, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी में आते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और 2 ही मेंबर होते हैं इसके, ठीक है।
एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? 3 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि मैक्सिमम डायरेक्टर तो तीनों कंपनी में 15-15 है, बट मिनिमम पे कंडीशन लगी हुई है। 1 पर्सन में 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर। ठीक है, सीक्वेंस बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक डिपॉजिट। कौन कौन सी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है? ठीक है, फर्स्ट OPC, इट कैन नॉट इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती है 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, इट ऑल्सो कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर डिपॉजिट, तो ये भी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है प्राइवेट कंपनी। बट पब्लिक कंपनी इट कैन इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये प्राइवेट पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम। अब इनका नेम कैसे रहेगा? जो 1 पर्सन कंपनी होती हैं वो सबसे पहले कंपनी का नेम आएगा और उस नेम के नीचे ये वर्ड ज़रूर लिखा होता है 1 पर्सन कंपनी इन ब्रैकेट। ठीक है ना, तो अगर कोई कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो उस कंपनी का नेम ऊपर रहेगा और उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का नेम, प्राइवेट कंपनी है अगर कोई तो सबसे पहले कंपनी का नेम आएगा और वो नेम प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से एंड होगा। तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से किसी कंपनी का नेम एंड होता है। पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसका नेम जो एंड होगा वो लिमिटेड वर्ड पे एंड हो जाता है, और प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड से एंड हो जाता है, और 1 पर्सन कंपनी का कंपनी के अंडर में एक ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी नोट कर लिया जाता है। तो ये था एक कंपैरिजन व्यू 1 पर्सन कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का। इसकी कुछ नीड और समझते हैं। पेड अप कैपिटल 50 lakh, not more than 50 लाख से ज़्यादा इसकी पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती है, किसकी? 1 पर्सन कंपनी की। एंड अदर थिंग इज, और इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन और है ओपीसी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, नॉट मोर देन 50 लाख, और इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता 1 पर्सन कंपनी का। ठीक।